हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस अड्डा 24/7। हमने सामान्य धन की एक मेगा सीरीज़ शुरू की है, जीके जीएस मेगा सीरीज़। उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ को अपलोड किए हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, ताकि हमारी जो जीके जीएस की प्रिपरेशन है वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत लगे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार एसआई की तैयारी करते हो, खास तौर पर इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बीएसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या कोई भी जीके जीएस सेंटर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते हो, इनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को मैं 100 वीडियोज़ तक कंटिन्यू करूँगा और इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं। यानी कि अपने आप में ये कंप्लीट सीरीज़ है। यदि आपने इसको कंटिन्यू किया तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, उसमें 70% क्वेश्चन जीके जीएस के यहीं से रहेंगे, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। देखिए, हर राज्य का अपना एक नृत्य होता है, एक डांस फॉर्म होता है, उसको हम फोक डांस बोलते हैं। फोक डांस बोलते हैं। जैसे मयूर नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होती है, बुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होती है, पोंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होती है। इसके अलावा तापू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। मोनप्पा, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मोनप्पा नृत्य अरुणाचल प्रदेश की नृत्य है। अजी लामू नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश की नृत्य है। जब बात अरुणाचल प्रदेश की होती है, इसकी जो कैपिटल है वो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। ईटानगर। यहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं और यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा। याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर। इस पॉइंट से मेरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है जनघनत्व के बारे में। देखिए, हमने पहले भी बात करी थी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनको उस जगह का, उस स्थान का जनघनत्व कहते हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है और सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ का जनघनत्व सिर्फ 17 है। इसके अलावा देखिए, ओवरऑल जनघनत्व जो है वो 384 है पूरे भारत की औसतन। मतलब पूरे भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 384 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें, देखिए लिंगानुपात हम लोग पहले बात किए थे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कि 1000 मेल के रेस्पेक्टिवली फीमेल की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है और सर्वाधिक न्यूनतम है आपको हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे बेटियों की काफ़ी कमी हो गई है, जिसकी कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 1 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को शुरू किया है, जो न सिर्फ हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर इसको लागू किया गया है, मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर। देखिए, लिंगानुपात पूरे भारत की अगर मैं बात करूँ तो 943 है। ये 2011 के जनगणना के मुताबिक है, यानी कि 1000 मेल के रेस्पेक्टिवली 943 फीमेल हैं पूरे भारत में। इसके अलावा आवर्त सारणी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, आवर्त सारणी की जब भी बात होगी तो सबसे पहले हम मेडलिप की बात करेंगे। मेडलिप ने 1869 में आवर्त सारणी को सबसे पहले पब्लाइज किया था और जब उन्होंने आवर्त सारणी को पब्लाइज किया था तो उसमें केवल और केवल 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था और एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार के आधार पर इसको अरेंज किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी है इसको इंट्रोड्यूस मोजले ने किया था। इसके अलावा अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में वर्तमान समय में। आवर्त सारणी में 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों चीज़ों पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, आवर्त पर और वर्ग पर। आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या 18 होती है। जो आवर्त सारणी में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम आवर्त कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा आवर्त की संख्या है वो 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। और किसी भी तत्व या एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर होती है, परमाणु संख्या, उनको हम जेड से इंडिकेट करते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसके अलावा जो 16वां ग्रुप है उसके एलिमेंट को चेल्कोजन कहा जाता है। 16वें ग्रुप के एलिमेंट को चेल्कोजन कहते हैं और इसको ऑक्सीजन समूह का तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन समूह के तत्व कहते हैं चेल्कोजन को या 16वां ग्रुप को। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होता है।
इसके अलावा 17वां ग्रुप जो हमारा है, 17वां ग्रुप, इसको हेलोजन कहते हैं। इसको हेलोजन कहते हैं। देखिए हेलोजन आपको ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, स्टेटिन और टेनिसिन होता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें से फ्लोरीन सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनिसिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्टिवली रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रिवली नेगेटिवली चार्ज जो होता है सबसे अधिक, वो होता है फ्लोरीन, और ये सबसे अधिक रिएक्टिव भी होता है। याद रखिए ये 17वें समूह या ग्रुप का एलिमेंट है। इसके अलावा जो लास्ट ग्रुप है आवर्त सारणी का, जो लास्ट समूह है वो है 18वां समूह। इसको शून्य ग्रुप भी कहते हैं या नोबेल समूह भी कहते हैं। नोबेल गैस की संख्या इसकी 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। देखिए इसमें से जो जेनोन है हमारा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, और कुल मिलाकर 6 इनर्ट गैस या नोबेल गैस होते हैं। 18वें ग्रुप को, जो 18th ग्रुप होता है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप, इसे याद रखिए। इसमें नोबेल गैस होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं। 18वें ग्रुप, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होती है। बाहर बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बुक्स और हम लेखक की बात करते हैं, और ये सारे बुक्स और ऑथर जो हैं, ये इसको स्टैटिक में हम काउंट करेंगे क्योंकि ये पुराने हैं और एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। 10th क्लास में हम रामधारी सिंह दिनकर की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, मैथिली शरणगुप्त की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, तो काफ़ी पुराना हो जाता है। इस तरह से स्टैटिक जीके हम इसको काउंट करते हैं। देखिए उर्वशी पुस्तक को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। रश्मिरथी पुस्तक को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। निर्जा पुस्तक को महादेवी वर्मा ने लिखा है। यामा, यम नहीं है ये यामा है, यामा पुस्तक को महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके अलावा देखिए पंचवटी पुस्तक को मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है। मैथिली शरणगुप्त ने हिंदी को, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को काफ़ी प्रमोट किया था। इसके अलावा यशोधरा पुस्तक को भी मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है। गीतांजलि पुस्तक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गोरा पुस्तक को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में भारत के ये पहले थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा कामायनी महाकाव्य पुस्तक को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा 5 पॉइंट समवन, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंपॉर्टेंट बुक है चेतन भगत की। इसे कौन नहीं जानता, काफ़ी फेमस इंडियन राइटर हैं ये। 2 स्टेट्स इसकी पुस्तक है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट कॉल सेंटर। ये सारी बुक्स को चेतन भगत ने लिखे हैं। इसके अलावा 5 पॉइंट समवन बुक को भी चेतन भगत ने लिखा है। काफ़ी एमिनेंट राइटर हैं ये। इसके अलावा द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय की पुस्तक है, और ये भी प्राइज विनर ये राइटर हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक्स ये काफ़ी फेमस हो गई थी। 1997 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और इसके लिए इसको बुकर प्राइज़ मिला था। इस द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इसके बाद तो काफ़ी पुस्तकें इनकी आई, बुक्स आई, लेकिन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए काफ़ी ये चर्चा में रही थी। 1997 में, 1997 में ये पुस्तक आई थी, ये बुक आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और इसके लिए इसको बुकर प्राइज़ दिया गया था। काफ़ी प्रोमिनेंट ये राइटर हैं। और अभी इसकी जो पुस्तक है द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, याद रखिए। इसके अलावा डॉलर बहू करके अभी रिसेंट ये करंट अफेयर्स के बुक एंड ऑथर में आएगा। ये सुधा मूर्ति, ये इंडियन हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं। नाम सुधा मूर्ति है। इन्होंने भी हाल ही में डॉलर बहू पुस्तक लिखी है। विक्रम सेठ, ये काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। 2 लाइव्स पुस्तक इनकी है, विक्रम सेठ की पुस्तक 2 लाइव्स। देखिए छत्तीसगढ़, अभी हमने ऊपर में देखा था अरुणाचल प्रदेश के डांस फॉर्म के बारे में, फोक डांस के बारे में। अभी हम छत्तीसगढ़ के फोक डांस की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राउत नाचा छत्तीसगढ़ में है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ में है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में होता है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ में होता है। पंथी छत्तीसगढ़ में ये नृत्य की जाती है। हमने छत्तीसगढ़ की बात की है। छत्तीसगढ़ स्टेट का जो कैपिटल है वो रायपुर है। इसके सीएम
भूपेश बघेल हैं, इसके गवर्नर अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, याद रखिए इसको, अनुसुईया उइके, भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर है। इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? अनुसुईया उइके हैं। इसके अलावा ये सभी इनके फोक डांस हो गए। आगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखिए, वैक्सीन डे को हम लोग हर साल 16 मार्च को मनाते हैं और वैक्सीनेशन के लिए बहुत पहले इंद्रधनुष योजना को चलाया गया था। इंद्रधनुष योजना पूछेगा, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो वैक्सीनेशन के लिए है। और वैक्सीन डे हम लोग मनाते हैं 16 मार्च को। टीबी डे ये 24 मार्च को मनाते हैं। देखिए, टीबी जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है और ये लंग्स को प्रभावित करता है। फवाद मिर्जा ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये घुड़सवारी करते हैं। फवाद मिर्जा, याद रखिए फवाद मिर्जा, अभी करंट का क्वेश्चन है। फवाद मिर्जा घुड़सवारी करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करी थी, एक बार फिर से इसको ओवरव्यू करते हैं। देखिए, रामसर साइट, ईरान एक देश है, उनमें एक जगह है रामसर। क्योंकि रामसर एक स्थल है, वहाँ पे एक समिट हुई थी 2 फरवरी 1971 को। विश्व भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं, इस वेटलैंड्स को कंजर्वेट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, क्योंकि सिर्फ वेटलैंड नहीं होते, बल्कि वहाँ कई सारे जीव होते हैं। वेटलैंड के साथ साथ वो पानी में रहने वाले जीव भी संरक्षित होते हैं और उनके आसपास रहने वाले जीव भी संरक्षित होते हैं। तो वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को एक समिट होती है कई देशों के साथ। उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण समिट। और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं या रामसर डे मनाते हैं। सबसे पहली बार इसका समिट 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के रामसर में। भारत इसमें शामिल 1 फरवरी 1982 को हुआ था। याद रखिए, भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हुआ था। और इसके साथ साथ भारत का जो पहला रामसर साइट था वो चिल्का लेक, जो ओडिशा में पड़ता है। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में पड़ता है। भारत के अंदर अभी तक प्राप्त आंकड़े के हिसाब से कुल 75 रामसर साइट्स हैं। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में पड़ता है, जिसकी संख्या 14 है, और यूपी में इसके बाद जिसकी संख्या 10 है। भारत का पहला जो रामसर साइट है वो चिल्का लेक, ये ओडिशा में पड़ता है। अगर आपसे पूछे पहला, तो पहला चिल्का लेक होगा, जबकि एक साथ चिल्का को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन अगर पूछे पहला कौन सा, तो चिल्का। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन रामसर स्थल है। देखिए, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और क्योंकि ये वेटलैंड है तो इसलिए भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरबन वेटलैंड है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा रामसर स्थल या वेटलैंड रेणुका वेटलैंड है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, हालांकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और किसी न किसी एग्जाम में आगे भी आएंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से देखिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब देखिए, खासतौर से बिहार एग्जाम में, चाहे दरोगा का एग्जाम हो बिहार के अंदर, या एसएससी का एग्जाम हो बिहार के अंदर, या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए देशों के संगठन काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। देखिए, उस तरह से एक आसियान देश है। आसियान देश 10 देश का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इनमें ये सभी 10 देश हैं। देखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इनके साथ व्यापार करता है और भारत को इनके साथ व्यापार करते हुए 30 साल पूरे हुए हैं 2022 के अंदर। अब इनके 10 देश को हम कैसे याद रखें? कई बार इनसे एग्जाम में पूछ लिया था कि ये कौन से इसमें से कौन सी कंट्री है जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो सीधा सीधा भारत भी देकर पूछ लिया जाता है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, और अगर हम इसमें देखें कि इसकी कंट्रीज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, जैसे कि MBBS क्लिप और टीवी। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, MBBS का वीडियो क्लिप है जिनको टीवी पर चलाओ, MBBS का वीडियो क्लिप है जिनको टीवी पर चलाओ। तो MBBS से M फॉर मलेशिया हो जाता है, B फॉर बर्मा होता है। देखिए, बर्मा को हम कनेक्ट करेंगे म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार की कैपिटल बर्मा होती है। इसके अलावा B फॉर ब्रुनई हो गया, S फॉर सिंगापुर हो गया, C फॉर कंबोडिया हो गया, L फॉर लाओस हो गया, I फॉर इंडोनेशिया हो गया, P फॉर फिलीपींस हो गया। टीवी में T फॉर थाईलैंड हो गया, V फॉर वियतनाम हो गया। इस तरह से जो 10 देश में हैं आसियान कंट्री में, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सभी देश इसमें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि भारत इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भारत को दे दिया जाता है, क्योंकि भारत का व्यापारिक संबंध आसियान देश के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, गहरा है। 30 साल हो गए हमें आसियान कंट्रीज़ के साथ व्यापार करते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। भारत का सदस्य नहीं है। भारत को हाल ही में 30 वर्ष हो गए इनके साथ व्यापार करते हुए, और इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिए।
अगला पॉइंट हमारा है फिर से कंट्री का समूह, कंट्री का एक संगठन है, नाम है बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक भी कंट्री का समूह है, संगठन है। अभी बिम्स्टेक का हाल ही में जो आयोजन हुआ है शिखर सम्मेलन, वो कोलंबो में हुआ है, श्रीलंका के अंदर। देखिए हमने भी बात करी थी पिछले वीडियोज़ में, श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, जयवर्धने कोट्टे एक तो है, दूसरा कोलंबो है। कोलंबो श्रीलंका की वित्तीय राजधानी है और यहीं पे 2022 का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है कोलंबो के अंदर। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई है 1997 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है और इसकी स्थापना भी बैंकॉक घोषणा पत्र के हिसाब से, घोषणा पत्र द्वारा हुआ है। 19 सबसे पहली बात, बिम्स्टेक की स्थापना किसके तहत हुई है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई है और इसमें इसकी स्थापना 1997 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा है संघाई सहयोग संगठन। देखिए SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। देखिए इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी करंट के क्वेश्चंस हैं, चाहे बिम्स्टेक की बात करें, संघाई सहयोग संगठन की बात करें। देखिए पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है और क्योंकि हमारे टर्म चाइना से अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि सांस्कृतिक राजधानी भारत के वाराणसी को बनाया गया है। जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है वो भारत के वाराणसी को बनाया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा 2022 में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ वो समरकंद में हुआ। समरकंद मध्य एशियाई देश है, उज्बेकिस्तान उसकी राजधानी है समरकंद। वहीं पे 2022 का जो संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन हुआ है वहाँ पे हुआ है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है, जो चाइना में स्थित है, संघाई सहयोग संगठन। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूँ, देखिए सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद ये सिंगापुर चले गए थे और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना हुई थी। वहाँ पे काफ़ी राजनीतिक और क्रांतिकारी काम सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किए, इसीलिए सिंगापुर की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में एक स्थान है, नाम है पादांग। सिंगापुर के अंदर एक स्थान है, नाम है पादांग, और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने कई सारे काम किए। तो इस स्थान को सिंगापुर की सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय स्मारक सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस, नाम है पादांग नाम का जगह सिंगापुर का, उसको सिंगापुर की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। देखिए तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर अभी मिला है कर्नाटक के कुर्ग जिला में। अभी हाल ही में ये करंट का क्वेश्चन है कि तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर अभी मिला है कर्नाटक के कुर्ग जिला में। देखिए कुर्ग कर्नाटक का जिला है जहाँ कॉफ़ी प्रसंस्करण केंद्र है, नाम है चिकमंगलूर, जो कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित है। वहीं पे आपको चिकमंगलूर स्थित है, वहाँ पे कॉफ़ी प्रसंस्करण केंद्र है। इसके अलावा तिब्बत का यहीं पे इसी जगह तिब्बत बौद्ध का स्वर्ण मंदिर मिला है कर्नाटक के कुर्ग में। देखिए ये स्वर्ण मंदिर का जो स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। इसके अलावा जो स्तूप होते हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित होते हैं और स्तूप का सबसे ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। बौद्ध स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं और ये पूरे स्तूप में या बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र भाग होता है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या होता है? हर्मिका होता है, जो स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। बाकी बौद्ध के जो स्तूप बने हैं वो मौर्य काल में बने हैं, अशोक ने बनाए थे। इसके अलावा हम बैंक और मर्जर की बात करते हैं। देखिए देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्जर PNB में किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन देकर पूछ लिया जाता है कि देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर किस बैंक में किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्जर किस बैंक में किया गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। देखिए बैंकों का बैंक बोलते हैं RBI को और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। देखिए एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत हमारे संविधान में जितने सारे प्रोविजंस हैं उसमें से 70% से ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो यहीं से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में RBI को इस्टेब्लिश किया जाता है और ब्रिटिशर्स इसको इस्टेब्लिश करते हैं, अंग्रेज इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तब तक अंग्रेज को ये पता नहीं होता है कि उनको 1947 में भारत छोड़कर जाना होगा।
तो अगर ये पता होता तो इसकी स्थापना करते ही नहीं। 1935 ईस्वी में भारत शासन निधि 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और जब अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़कर जाना पड़ता है तो 1949 में इस बैंक को, जो पहले अंग्रेजों का था, इसको भारत देश को समर्पित कर दिया गया। उसी को हम बोलते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जो पहले अंग्रेजी गवर्नर थे उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे बेनेगल रामाराव। देखिए, जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, जो ब्रिटिशर्स थे। और जो भारत के पहले थे उसका नाम था बेनेगल रामाराव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इसके अलावा करंट में स्पोर्ट्स सेक्शन में ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेनिस टूर्नामेंट की हम बात करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में 4 तरह के टेनिस टूर्नामेंट होती हैं। उसमें पहला नंबर का टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है और फिर लास्ट में यूएस ओपन होता है। हम देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले जो होती है इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से, साल की शुरुआत जो होती है टेनिस के साथ वो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2022 में जो खिताब जीते हैं प्लेयर्स, उसकी बात करेंगे और उनके जो रूट कंट्री है उसकी बात करेंगे। जैसे मेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है राफेल नडाल जीता है, ये स्पेन के हैं। तो राफेल नडाल कंट्री, कभी कभी खिलाड़ी और कंट्री भी पूछा जाता है कि राफेल नडाल किस कंट्री से हैं, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस कंट्री से हैं, तो स्पेन के हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और फीमेल कैटेगरी में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में इसका खिताब जीता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन जो साल का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट होता है, मेल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है जो स्पेन के हैं अगेन। और फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विटेक जो पोलैंड की हैं, की। इसके अलावा जो सीक्वेंस में थर्ड जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसका नाम है विंबलडन ओपन। मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं और फीमेल कैटेगरी में रेबेकिना, ये उज्बेकिस्तान की हैं। देखिए, उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश है और एशिया की ये पहली महिला है जिन्होंने किसी टेनिस टूर्नामेंट में अपना खिताब पक्का किया है। नाम है रेबेकिना, ये उज्बेकिस्तान की हैं, पहली एशियन है, याद रखिए। इसके अलावा यूएस ओपन की बात करें जो साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसमें मेल कैटेगरी में जो खिताब जीता है नाम है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के अगेन ये हैं। और फीमेल के कैटेगरी में बात करें तो ईगा स्विटेक, ये पोलैंड की है। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट तो 4 ही होते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर चांसेस होता है कि स्पोर्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से फेमस टेनिस प्लेयर ने टेनिस टूर्नामेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका नाम है रोजर फेडरर। आपने इनका नाम सुना होगा। ये बेसिकली स्विट्जरलैंड के हैं। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने अपने नाम 20 ग्रैंड स्लैम किए हैं और संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने हाल में की है। नाम है रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के हैं, 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए, साहित्य सम्मान की बात करेंगे। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, ये तीनों सम्मान में कुछ सिमिलैरिटी हैं। वो ये कि तीनों को तीनों सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया था। याद रखिए, सरस्वती सम्मान को भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान को भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बिहारी सम्मान को भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। अभी 2022 का है, 2022 में दिया गया है। बेसिकली सरस्वती सम्मान 2022 में जो दिया गया है वो रामदरथ मिश्रा को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। ये हिंदी के लिए हैं, हिंदी भाषा के ये राइटर हैं रामदरथ मिश्रा। मैं तो यहाँ हूँ के लिए इसे हिंदी का सरस्वती सम्मान दिया गया। इसके अलावा व्यास सम्मान की बात करें, ये साहित्य का सम्मान है। बेसिकली व्यास सम्मान की बात करें तो असगर बजाह को ये पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान असगर बजाह को। और इन्होंने एक नाटक लिखी है, नाम है इसका महाबली नाटक, इसके लिए इसको व्यास सम्मान दिया गया है 2022 में। और बिहारी सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर माधव हारा को दिया गया है, बिहारी सम्मान 2022 का, डॉक्टर माधव हारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को कंपाइल करने में और आप तक पहुँचाने में। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।